प्रीवियस वीडियो में हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, न्यूक्लियस के पास है। अगर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये न्यूक्लियस के पास। ठीक है, न्यूक्लियस के पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी की बात है, लेकिन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, उसका एनर्जी क्या है, उसका एंगुलर मोमेंटम, ओरिएंटेशन, ये सब के बारे में हमें कौन बताएगा, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले क्वांटम नंबर क्या है और ये हमें क्या बताता है। तो क्वांटम नंबर एक क्या है, एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि इलेक्ट्रॉन के स्टेट को डिफाइन करता है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्टेट क्या है उसको डिफाइन करता है और हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ओरिएंटेशन एंड उसके स्पिन के बारे में। ठीक है, ये सब चीज़ें के बारे में हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर हैं, कहाँ पे हैं, हमें किस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है। ठीक है, तो मान लो हमें किसी इंसान को ढूंढना है, तो हमें उसका एड्रेस पता होगा तभी तो हम उसको ढूंढ पाएंगे ना, पूरे वर्ल्ड में वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चार क्वांटम नंबर जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप लोकेशन बताते हैं। जैसे मान लो किसी इंसान को ढूंढना है तो सबसे पहले हम देखेंगे वो कहाँ पे रहता है। कहाँ पे मतलब क्या, इंडिया में रहता है या कोई अदर स्टेट में रहता है या कोई अदर कंट्री में रहता है, कहाँ पे रहता है वो हमें जानना है, अमेरिका में रहता है या इंडिया में रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कहाँ पे है। जैसे मान लो मेरे को पता चला कि किस कंट्री में है, इंडिया में है। ठीक है, मेरे को पता चला कि नहीं कोई इंसान इंडिया में है, तो इंडिया इतना बड़ा जगह है, इंडिया बोल देने से क्या हम उसको ढूंढ सकते हैं क्या, कि इंडिया में वो कहीं भी हो सकता है, इतना बड़ा जगह है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, इंडिया पे कहाँ पे है वो। ठीक है, कौन से स्टेट में है, कौन से जगह पे है। ठीक है, तो मान लो वो इंडिया में भुवनेश्वर में है। ठीक है, वो इंडिया में कहाँ पे है, भुवनेश्वर में है। ठीक है, उससे इतना पता चला इंडिया में है एक इंसान, इंडिया के भुवनेश्वर में है। ठीक है, अब भुवनेश्वर इतना बड़ा एरिया है, तो भुवनेश्वर बस जान लेने से हम ढूंढ पाएंगे क्या, नहीं। तो कोई इंसान अगर भुवनेश्वर में है तो उसको हम कैसे ढूंढेंगे, कौन से भुवनेश्वर के कौन से एरिया में है। नेक्स्ट देखेंगे कौन से एरिया में है, तो ये है भुवनेश्वर, मान लो अगर ये है भुवनेश्वर। ठीक है, ये कौन से एरिया में है वो बता रहा है। देन हम देखेंगे अगर मान लो मैं वो एरिया पहुंच भी गई, जौन सी कॉलोनी में वो इंसान है, मैं वहां पे पहुंच गई, तो कॉलोनी में इतने सारे घर होंगे, मेरे को कैसे पता चलेगा वो इंसान एग्जैक्टली किस घर में रहता है। तो उसके बाद हमें एग्जैक्टली घर का पता चाहिए ना। ठीक है, तो बाद में हम देखेंगे वो किस घर में है, एग्जैक्ट लोकेशन हमें यहाँ से मिलेगा, कौन से हाउस में वो प्रेजेंट है। तो हम क्या किए, हम एक कंट्री से एक जगह पे गए। ठीक है, वहाँ से एक एरिया में गए, एरिया में एग्जैक्टली वो किस घर में है, ऐसे करके हमें पता चला। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन को भी हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जाके ही ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इंडिया जो है ये इलेक्ट्रॉन का एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद वो सेल के अंदर किस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो आएगा सब सेल। ठीक है, ये जो भुवनेश्वर है ये समझ लो इलेक्ट्रॉन का क्या है, सब सेल है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि नहीं ये सब सेल के अंदर फिर कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑर्बिटल में प्रेजेंट है सब सेल के बाद। ठीक है, जैसे ये एरिया मान लो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस घर में है, मतलब कैसे है, कहाँ पे है, ये एग्जैक्ट लोकेशन हमें ये ऑर्बिटल के बाद किस ऑर्बिटल में है वहाँ पे मिलेगा, और किस स्पिन में है, स्पिन बताएगा हमें। तो ये जो चार चीज़ें हैं, सेल के बारे में, सब सेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, स्पिन के बारे में, ये हमें चार क्वांटम नंबर बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये क्या है वो चार क्वांटम नंबर। जो सबसे पहला क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सबसे पहला क्वांटम नंबर जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें क्या बताता है, सेल के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है। देन एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, सब सेल के बारे में, इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में प्रेजेंट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताएगा ऑर्बिटल के बारे में, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, सब सेल के अंदर वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है।
उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो वो किस स्पिन में है, अपने जो चारों तरफ वो स्पिन करता है वो किस स्पिन में है, स्पिन के बारे में हमें बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 4 क्वांटम नंबर के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस बारे में बताएगा, सेल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सेल का जो साइज है वो क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एन में, स्मॉल एन। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है एन की जो वैल्यू है वहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे है। ठीक है, तो इफ एन इज इक्वल टू 1 तो हम कौन सा सेल कंसिडर करेंगे उसको, के सेल। ठीक है, इफ एन इज इक्वल टू 2 तो हम उसको कंसिडर करेंगे एल सेल वहां पे। इफ एन इज इक्वल टू 3 तो उसको कंसिडर करेंगे हम एम सेल। ठीक है, और ऐसे अगर एन इक्वल टू 4 होगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे एन सेल। तो ये जो के एल एम एन है ये यहाँ पे के सेल एल एम एन। तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो सेल है उसके लिए एन की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद वाला एन वैल्यू 2 है, उसके बाद एन वैल्यू 3 है, फिर आया एन वैल्यू 4 है। तो न्यूक्लियस से एक सेल जितना दूर दूर जा रहा है क्या हो रहा है, एन की वैल्यू उतनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, सबसे पास वाला जो सेल है उसके लिए एन की वैल्यू कितना है, 1 है। तो के सेल जो है वो सबसे छोटा है, उसके बाद वाला जो सेल है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, उसके बाद वाला जो सेल है एम सेल वो और थोड़ा बड़ा है, और एन सेल जो लास्ट में है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है, ये सेल के बारे में बता रहा है, कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेल के बारे में बता रहा है। तो ये सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हमें इतना पता चला कि हम एन की वैल्यू देख के क्या निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू 1 अगर हुआ इलेक्ट्रॉन के सेल में है, एन इक्वल टू 3 हुआ तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एम सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेल के बारे में हमें पता चलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नंबर से। तो वैल्यू ऑफ एन तो के सेल ये मैंने अभी बताया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेल में कितने होंगे वो हमें पता चलेगा 2n² रूल से। कहाँ से पता चलेगा वो हमें, 2n² रूल से। ठीक है, तो 2n² क्या है, n की वैल्यू अगर 1 है यहाँ पे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, यहाँ पे 2 आया है। 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं के सेल में। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 8 आया। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हमारे एल सेल में। एम सेल में वैसे ही 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 18, और यहाँ पे एन सेल में हम करेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर, एन इक्वल टू 4 है ना, यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर करने से 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एन सेल में। तो जैसे ही क्या हो रहा है, सेल का साइज बढ़ते जा रहा है, के एल एम, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाना है क्योंकि सेल का साइज बड़ा हो रहा है ना। तो सेल का साइज जितना बड़ा होगा वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा होंगे। यहाँ पे के एल एम ऐसे आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेल का साइज, वो सेल का साइज क्या है उस बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, जो कि हमें 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा और साथ ही साथ सबसेल के बारे में भी बताएगा। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या देखा, सेल के बारे में। मान लो जैसे कंट्री के बारे में बता रहा है तो उसके बाद हमें क्या जानना है, कंट्री के अंदर वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एग्जैक्टली वो किस एरिया, मतलब कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, वो हमें जानना है। तो सेल के अंदर अब सब सेल के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो वो हमें बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल में। ठीक है, तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें शेप के बारे में भी बताता है। तो एल की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे एल का 0 to n-1 नंबर ऑफ वैल्यूज आएगा। ठीक है, इफ n इक्वल टू, अगर हम देखेंगे n इक्वल टू, जैसे n की n इक्वल टू क्या आ रहा है, n इक्वल टू हम लिख रहे हैं 1 2 3 ऐसे, तो l को हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 ऐसे, n-1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर मान लो n इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो l इक्वल टू आएगा 0 क्योंकि n-1, 0 to n-1। इफ n इक्वल टू 2 है तो l का वैल्यू क्या आएगा, 0 and 1। ठीक है,
क्योंकि n माइनस वन, 2 माइनस वन कितना हुआ 1। इफ n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू आएगा 0 1 एंड 2, क्योंकि 3 माइनस टू कितना है, 3 माइनस वन 2, तो 0 से 2 तक जब हम जाएंगे 0 1 2 आएगा। इफ n इक्वल टू 4 तो l की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, l इक्वल टू आएगा 0 1 2 3। ठीक है, ये जो 0 1 2 3 है l की वैल्यू, ये सबसेल को डिनोट करता है। ठीक है, सबसेल को डिनोट करता है। तो 0 होने से कौन सा सबसेल है, 1 आया तो कौन सा सबसेल है, 2 आया तो कौन सा सबसेल है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर 1 आया, सॉरी 0 आया तो S सबसेल, अगर 1 आया तो P सबसेल, 2 आया तो D, 3 आया तो F सबसेल, 4 आया तो G सबसेल और 5 आया तो H सबसेल। तो ये जो नोटेशन है किसके लिए है, ये सबसेल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये सारे सबसेल के शेप के बारे में देखेंगे, जैसे S, P, D और F, ये सब सबसेल के शेप के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो S का शेप है वो स्पेरिकल है। ठीक है, वो ऐसे आएगा। ठीक है, P का जो है ये डम्बल है, डम्बल देखा है आपने, डम्बल कैसे होता है, ऐसे, तो ये P का जो शेप है ये डम्बल जैसे आएगा। D का जो है ये डबल डम्बल, दो डम्बल, दो डम्बल एक साथ, जैसे मान लो ऐसे ऐसे। ठीक है, और F का जो आएगा इसको हम मानते हैं ट्रिपल डम्बल, ट्रिपल डम्बल। ठीक है, जैसे ये 1 2 और ये आएगा ऐसे, ये है ट्रिपल डम्बल, शेप ऑफ एप ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, सबसेल के बारे में और उसके शेप के बारे में। तो हम देखते हैं सेल के अंदर ये जो सबसेल हैं कैसे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, n की वैल्यू 1 है, तो ये है के सेल के लिए। कौन से सेल के लिए, के सेल। ये जो 2 है n की वैल्यू, ये कौन से सेल के लिए है, एल सेल। और यहाँ पे अगर 3 है, ये 3, ये किसके लिए है, एम सेल। और ये जो है ये है एन सेल, 4 जो n इक्वल टू 4 क्या है, एन सेल। तो जो के सेल है n की वैल्यू जहाँ पे 1 है, वहाँ l की वैल्यू भी 0 है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या आएगा 1s। 0 वैल्यू क्या है, 0 मीन्स s सबसेल। और ये जो 1 है ये किसको डिनोट करता है, ये n को, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, l की वैल्यू अगर 2 है तो वहाँ पे 2 वैल्यू आएगा l का, एक है 0 और एक है 1। तो यहाँ पे 0 के लिए s सबसेल, 1 के लिए p सबसेल, और हमने सामने लिखेंगे 2s 2p। तो 2s और 2p ये क्या है, ये l सेल के 2 सबसेल हैं। ठीक है, m सेल में वैसे 3 आएंगे, m सेल में n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 0 1 2 आएगा। तो 0 के लिए s सबसेल, 1 के लिए p, 2 के लिए d सबसेल। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ये 3 किसको डिनोट करेगा, n की वैल्यू को। जैसे हम समझेंगे 3s 3p 3d, ये m सेल के 3 ऑर्बिटल, सॉरी 3 सबसेल हैं। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे n सेल, n के लिए n की वैल्यू 4 है, तो 0 1 2 3 4 आएगा। तो 0 के लिए s p d f ऐसे लिख रहे हैं, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, और सामने ही लिख रहे हैं हम 4, n की वैल्यू 4। तो ये 4s 4p 4d एंड 4f, ये क्या है, ये जो 4 सबसेल हैं ये n सेल के 4 सबसेल हैं। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि सेल के अंदर कितने सबसेल हैं और वो क्या हैं। तो अभी हम पता चल गया कि कंट्री के अंदर कौन से जगह पे, कौन से स्टेट में या कौन से जगह पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m में। ठीक है, और ये क्वांटम नंबर हमें किस बारे में बताता है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है, कहाँ पे, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, वहाँ पे इसका ओरिएंटेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये जो सबसेल जितने भी हैं, जैसे हमने क्या क्या सबसेल पढ़े, s p d f, ये चारों सबसेल, इनके ओरिएंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीनों एक्सिस है, जैसे x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, यहाँ पे
तो ये तीनों एक्सिस पे हम ओरिएंटेशन पढ़ेंगे इस ऑर्बिटल का, ठीक है। तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एल का वैल्यू 0 है तो एम का वैल्यू क्या होगा, एम इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉसिबल वैल्यू आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम सारे सबसेल का देखेंगे कितने नंबर सब पॉसिबल ओरिएंटेशन है, और ये ओरिएंटेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एक सबसेल के अंदर कितने नंबर सब ऑर्बिट हैं ये हमें बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जैसे हमने क्या देखा, कंट्री के बाद, जैसे कंट्री, एक कंट्री में कोई इंसान अगर प्रेजेंट है तो जैसे हमने देखा इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर है, उसके बाद हमने देखा सबसेल के अंदर है। तो अब हम देखेंगे कि सबसेल के अंदर वो कहाँ पे है, कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किस बारे में बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में, सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसके बारे में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यू ऑफ एल। तो वैल्यू ऑफ एल क्या क्या हो सकता है, जैसे 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो एल का वैल्यू अगर 0 है तो वहाँ पे एस सबसेल है, अगर एल का वैल्यू 1 है तो पी, अगर 2 है तो आएगा डी सबसेल, और अगर 3 है तो यहाँ पे आएगा एफ सबसेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने जैसे बताया 2l प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2l प्लस 1। तो l का वैल्यू अगर 0 है तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ पे वैल्यू आया 0। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 1 है। p सबसेल के लिए क्या देखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि l की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। 3 नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल हैं p सबसेल के अंदर। उसी तरह हम d के अंदर अगर देखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, 2 है। उसी हिसाब से अगर f सबसेल के अंदर देखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1, तो आ गया 7 नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल 1, 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, ये जो प्रेजेंट हैं, इनका जो ओरिएंटेशन है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वैल्यूज़ क्या आएगा, -l टू 0 टू +l। हम -l से +l की तरफ जाएंगे तो इतने सारे वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो एक, यहाँ पे तो एक ही ऑर्बिटल्स है एस सबसेल के अंदर, तो एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन होगा क्या, 0, क्योंकि l की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ml इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखेंगे p सबसेल के लिए, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पे l की वैल्यू 1 है, तो हम -l 0 टू +l की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 0 +1, ये 3 वैल्यूज़ मिला ना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक ही ऑर्बिटल्स है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं तो ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे p सबसेल के अंदर, जिसका वैल्यू यहाँ पे -1 0, ये आ जाएगा +1, ठीक है। उसी हिसाब से अगर हम d सबसेल के अंदर देखेंगे तो l की वैल्यू 2 है, तो हम -2 -1 0 +1 और जाएंगे +2 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वैल्यूज़ मिल गए हमें, 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। उसी हिसाब से अगर देखेंगे हम f सबसेल के अंदर तो यहाँ पे l की वैल्यू 3 है, तो ये आएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 नंबर सब वैल्यू आया। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कितने होंगे, 7 होंगे। 7 ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे हम, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये -3 है, -2 -1 0 +1 +2 और यहाँ पे आएगा +3, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल ओरिएंटेशन जैसे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैंने बताया, उस हिसाब से इन ऑर्बिटल्स का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन है, एक पॉसिबल ओरिएंटेशन है एस ऑर्बिटल का, तो यहाँ पे ये
ऐसे आएगा, ये s ऑर्बिटल का है, ठीक है। वैसे ही उस हिसाब से अगर हम p ऑर्बिटल का देखेंगे तो p ऑर्बिटल में क्या आएगा, px, pz, py। ये x एक्सिस के हिसाब से वहाँ पे ओरिएंटेशन हो रहा है, ये z एक्सिस में, और यहाँ पे ओरिएंटेशन हो रहा है y एक्सिस में। तो उस हिसाब से p ऑर्बिटल जो p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं वो क्या क्या हैं, वो है px, py एंड pz, ठीक है। वैसे ही d सबसेल, इसकी 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन है, 5 ऑर्बिटल्स हैं। क्या क्या हैं वो 5 ऑर्बिटल, dxy, dxz, dz स्क्वायर, dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है d ऑर्बिटल्स के, वो d सबसेल के 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। वैसे ही f सबसेल के अंदर जो 7 ऑर्बिटल्स हैं, वो ये सब 7 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकता है ये f ऑर्बिटल का, ठीक है। इस हिसाब से ये इनका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ओरिएंटेशन बनता है, ठीक है। तो अभी हमें पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर है, सेल के अंदर फिर वो सबसेल में है, और सबसेल के अंदर वो ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ये जो एक ऑर्बिट है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन को हम किस हिसाब से रखेंगे वो हम आगे देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर में, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p सबसेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल, तो p सबसेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p सबसेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। वैसे ही d सबसेल के अंदर अगर 5 ऑर्बिटल हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वैसे ही f सबसेल के अंदर अगर 7 ऑर्बिटल हैं तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें किस बारे में बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में बताएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, ये न्यूक्लियस अगर है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर तो रिवॉल्व कर ही रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर भी स्पिन कर रहा है, खुद स्पिन कर करके इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ये स्पिन है, ये 2 पॉसिबल स्पिन बन सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो यहाँ पे स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ आता है, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो यहाँ पे जो स्पिन का वैल्यू माइनस हाफ आएगा, ठीक है। 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, एक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए हम वैल्यू लेते हैं प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए लेते हैं माइनस हाफ। तो एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑपोजिट स्पिन में रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्पिन और ये वाला जो है नेगेटिव स्पिन, तो पॉजिटिव स्पिन के लिए स्पिन का वैल्यू प्लस हाफ आता है, नेगेटिव स्पिन के लिए स्पिन का वैल्यू माइनस हाफ आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं, 2 पॉसिबल वे में स्पिन करता है वो, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल s में, ठीक है। तो ये तो चारों क्वांटम नंबर के बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ठीक है। ये सब तो हमने देखा कि सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने क्वांटम नंबर के बारे में जाना। तो एक यहाँ पे अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने एक दिया है 4s ऑर्बिटल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूछा कि इसके लिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है 4s, इसके लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू क्या है, ये 3 क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये वाला जो 4 है 4s दैट मीन्स क्या है, n इक्वल टू 4, तो k l m n ऐसे देखेंगे 1 2 3 4, तो n की वैल्यू अगर 4 आता है तो वहाँ पे n सेल के अंदर है, तो यहाँ पे n क्या है 4 है, ये 4 जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये जो s है ये सब सेल को डिनोट करता है, तो s सब सेल के लिए l की वैल्यू क्या आता है, l का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। और l अगर 0 है तो m का वैल्यू भी वहाँ पे 0 आता है, ठीक है।
अगर L का वैल्यू 0 है तो M का एक ही वैल्यू बनेगा, वो है 0। ठीक है, अगर मान लो मैंने 4s1 दिया है यहाँ पे 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो हम स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू भी लिख सकते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए प्लस आप आएगा, तो यहाँ पे स्पिन का वैल्यू क्या आया, प्लस आप। तो इस हिसाब से अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है तो उसके क्वांटम नंबर जो हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल के अंदर कैसे फील करेंगे। इतने सारे ऑर्बिटल्स हैं, इतने सारे ऑर्बिटल हैं, तो वहाँ पे तो क्वेश्चन आएगा ना, कौन से ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को पहले फील करेंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, क्यों जाएगा, किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑर्बिटल के अंदर, तो वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है अबव प्रिंसिपल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फील करने के लिए सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है अबव प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल जो है, इस ये जो वर्ड है, ये जो अबव, ये जो वर्ड है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है बिल्डिंग अप। ठीक है, बिल्डिंग अप, एक के बाद एक के बाद एक बिल्ड करना, मतलब ऑर्बिटल को उस हिसाब से रखा गया है। तो किस हिसाब से रखा गया है, उनके एनर्जीज के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे लोअर एनर्जी से हम जाएंगे हाईएस्ट की तरफ। तो सबसे लोअर एनर्जी जो है इसको हम ग्राउंड स्टेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट कंसीडर करेंगे। अगर हम कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले नीचे वाला सीढ़ी ही चढ़ेंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो सेम ही यहाँ पे ऐसे होता है, सबसे जो लोएस्ट एनर्जी उस ऑर्बिटल को हम नीचे रखेंगे ग्राउंड स्टेट, उसके बाद वाला एनर्जी, फिर उसके बाद वाला, ऐसे लोअर से हायर एनर्जी की तरफ हम उसको लिखेंगे। ठीक है, और अबव प्रिंसिपल में क्या कहा गया है, लोएस्ट एनर्जी, जो लोएस्ट एनर्जी है वो वाला ऑर्बिटल सबसे पहले फील होगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करेंगे, लोअर टू हायर की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि ये जो लोअर एनर्जी लेवल ये कौन सा है और हायर एनर्जी लेवल ये कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लोअर एनर्जी लेवल क्या है, किस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन से एनर्जी लेवल लोअर है और कौन सा एनर्जी लेवल हायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं n+1 की वैल्यू। ठीक है, अगर n+1, जहाँ पे n+l की वैल्यू, नॉट 1, n+l की वैल्यू हम देखेंगे। ठीक है, तो n+l का वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो उसको हम हायर एनर्जी लेवल में कंसिडर करेंगे, और अगर n+l का वैल्यू जहाँ पे लोअर है उसको हम लोअर एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जो लोअर है वो सबसे पहले फिलअप होगा फर्स्ट, और फिर जो उसके बाद आएगा हायर लेवल वाला। ठीक है, तो n+l की वैल्यू पहले हम देखेंगे। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 2s और लिया है 2p। ठीक है, ये दो एग्जांपल मैं कंसिडर करती हूँ। तो 2s के लिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 2 है, l का वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे वैसे n का वैल्यू 2 है और p सब सेल के लिए l का वैल्यू 1 है। तो n+l अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर वैल्यू किसका है, 2s का है, जिसके लिए n+l का वैल्यू 2 आ रहा है। तो 2s पहले फिलअप होगा 2p के बाद। ठीक है, तो 2s पहले फिलअप होगा, उसके बाद फिलअप होगा 2p। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट कौन सा है, 2s, तो सबसे पहले आएगा 2s, उसके बाद आएगा 2p। ठीक है, अगर यहाँ पे है 3s और 2p को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3, l का वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 2, l का वैल्यू है 1 p सब सेल के लिए। तो ये n+l अगर हम करेंगे, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे भी 3 आ गया। तो अभी अगर किसी में दो ऑर्बिटल्स में अगर हम कंसिडर करेंगे n+l का वैल्यू अगर सेम आ गया, ठीक है, अगर n+l का वैल्यू सेम आ गया तो वहाँ पे कौन से ऑर्बिटल को हम ग्राउंड स्टेट लेंगे, ये दोनों में से। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर सेम हो गया तो हम लोअर जिसका n वैल्यू है उसको लोअर एनर्जी में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 3s और 2p में n की वैल्यू सबसे कम कहाँ पे है, 2p में। यहाँ पे n का वैल्यू 2 आता है, यहाँ पे n का वैल्यू 3 आता है। तो 2p सबसे पहले फिलअप होगा, देन होगा 3s। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट किसको, लोअर स्टेट किसको ले रहे हैं, 2p। ठीक है, 2p सबसे पहले फिलअप होगा, देन फिलअप होगा 3s। तो ये दो रूल समझ में आए, जहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल कौन सा है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन
कहाँ पे फीलिंग होगा? सबसे पहले लोअर में। तो जहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा है उसको हम हायर एनर्जी, और n प्लस एल का वैल्यू जहाँ पे लोअर है उसको हम ग्राउंड स्टेट में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, अगर सेम आ गया तो वहाँ पे क्या करेंगे, जिसका n का वैल्यू लोअर है उसको हम ग्राउंड स्टेट लेंगे, ठीक है। ये दोनों केसेस में यहाँ पे n का वैल्यू 2 है तो इसको हम ग्राउंड स्टेट कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से हम एनर्जी लेवल डिसाइड करते हैं। तो इतने सारे जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो एक फिगर है यहाँ पे ये बता रहा है किसके बाद कौन सा फिलअप होगा, लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो 1s सबसे पहले आएगा, 1s देन आएगा 2s, 2s के बाद यहाँ पे आता है 2p, 2p के बाद आएगा 3s, 3s के बाद आएगा 3p, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले आया 1s, 1s के बाद 2s, देन आ गया 2p, 2p के बाद आया 3s, ठीक है। 3s के बाद क्या आता है 3p, 3p के बाद क्या आएगा ये 4s, 4s के बाद क्या आता है नेक्स्ट 3d, ठीक है। 3d के बाद आ जाएगा 4p, 4p के बाद यहाँ पे क्या आता है 4p के बाद 5s, ठीक है। 5s के बाद हम जाएंगे 4d, ये 5s के बाद यहाँ पे क्या आएगा ये 4d आएगा, 4d के बाद 5p, फिर आएगा 6s, 4d के बाद क्या आया 5p, उसके बाद आया 6s, ठीक है। इस हिसाब से 6s के बाद आएगा 4f, देन 5d, फिर 6p, फिर 7s, और 7s के बाद ये वाला आएगा 5f, देन 6d, देन 7p, ठीक है। तो लास्ट में 7p। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्बिटल मैंने लिखा है ये सब यहाँ पे अगर देखेंगे कंपेयर करके तो सब में क्या हो रहा है, n प्लस एल का वैल्यू के हिसाब से ही रखा गया है। और जहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया वहाँ पे जहाँ पे लोअर वैल्यू ऑफ n है उसको हम ग्राउंड स्टेट में लिख रहे हैं, उसका एनर्जी लोअर होगा, ठीक है। उस हिसाब से लिखा गया है। तो हमें ये मेमोराइज करना पड़ेगा कि किसके बाद कौन से एनर्जी लेवल को कंसिडर किया जा रहा है। अगर ये हमें पता होगा तभी हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर पाएंगे कि कौन से ऑर्बिटल के बाद कौन सा आएगा। उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन रखेंगे इसके अंदर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। तो उसके लिए और भी कुछ कुछ रूल्स हैं, जैसे नेक्स्ट वाला जो प्रिंसिपल है वो है पाउलिक्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा गया, कभी भी एक एटम के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अगर एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता वो दोनों का। और अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं तब भी वो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर हैं तो वो ऑपोजिट स्पिन में रहेंगे, ठीक है। अगर ये एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन 1 है और ये वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 के लिए अगर हम चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू देखेंगे जैसे n, l, m और s, अगर ये है 1s2 है, ठीक है, 1s2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 1 आएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का वैल्यू 1 आएगा। दोनों ही s सब सेल के अंदर हैं तो दोनों के लिए l का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे m का वैल्यू, अगर l का वैल्यू 0 है तो दोनों के लिए m का वैल्यू भी 0 होगा। तो ये तीनों क्वांटम नंबर ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो गए। लेकिन अब देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो पॉजिटिव स्पिन में है ये वाला इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन में है। तो एक के लिए अगर वैल्यू प्लस अब आया तो दूसरे के लिए वैल्यू आ जाएगा माइनस अब, ठीक है। तो पाउलिस ने क्या कहा कि एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, और अगर वो दोनों सेम ऑर्बिटल में हैं तब भी वो ऑपोजिट स्पिन में रहेंगे, तब भी चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होगा। अगर 3 क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हुआ तो भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट स्पिन में रहेंगे, ठीक है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे वो क्या करेंगे, सब टाइम उनको ऑपोजिट स्पिन में रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, हॉर्न्स रूल।
हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हॉर्न्स ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को जब हम ऑर्बिटल के अंदर फील करते हैं, एक सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को जब उसके अंदर भरते हैं तो वहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई होता है। जैसे मान लो मेरे पास पी सबसेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन को मैं 1 2 3 4 ऐसे इसके अंदर फिल की। तो हॉर्न्स ने वहाँ पे क्या कहा, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हम ऐसे नहीं कर सकते, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये रॉन्ग है। उन्होंने क्या कहा, जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं तीनों ऑर्बिटल को पहले सिंगलली फिल कराऊंगी, ठीक है, पॉजिटिव स्पिन। उसके बाद अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन बच गया तो मैं पेयरिंग करा सकती हूँ। तो सबको एक सबसेल के अंदर जितने ऑर्बिटल्स हैं सब अगर सिंगल फिल नहीं हुए हैं तब तक वो पेयरिंग नहीं हो सकता। ये है हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये वाला जो है ये राइट है, लेकिन ऐसे मैं नहीं कर सकती, ठीक है। अगर डी 7 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, डी सबसेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं इनको मैं पहले सिंगलली फिल कराऊंगी, ये पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दी, तो 5 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितने बचे, 2, तो इसको मैं उसके बाद पेयरिंग कराऊंगी। अगर मैं पांचों को ऐसे पहले से ही, अगर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करूंगी तो ये वाला जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला जो है ये राइट होगा, ठीक है। तो वही हॉर्न्स ने हमें बताया कि जितने सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो सब पहले सिंगलली फिल होंगे, उसके बाद ही पेयरिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सारे रूल थे ये हमें किस बारे में बता रहे हैं, एक सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। तो ये तो हमें सब पता चल गया, रूल पता चल गया कि पहले कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा, एनर्जी लेवल क्या है, कौन सा ग्राउंड स्टेट है, कौन सा हायर स्टेट है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर कैसे फिल होंगे, पहले सिंगली फिल होंगे, उसके बाद हम पेयरिंग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम देखेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, कुछ कुछ एलिमेंट के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे लिया गया है हाइड्रोजन टू जिंक, एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में मैक्सिमम कितने, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको मैं कहाँ फिल कराऊंगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अबव प्रिंसिपल अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले 1s आएगा, देन आएगा 2s, ठीक है। तो 1s में मैं एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराऊंगी। नेक्स्ट हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो आ जाएंगे 1s2, ठीक है। तो अभी तो s ऑर्बिटल पूरा फिलअप हो चुका है। तो नेक्स्ट अगर मैं लिथियम की तरफ जाऊंगी जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s तो पूरा फिलअप हो चुका है ना, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ही, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 2s, और अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक, तो 2s1 हो जाएगा। वैसे ही बेरिलियम के अंदर अगर जाएंगे तो बेरिलियम में 4 है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे 1s2 2s2 होगा ये, ठीक है। देन बोरन के पास जाएंगे तो बोरन में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे तो 1s2 2s2 फिलअप हो चुके। देन क्या आएगा, इनमें तो और इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते ना, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। तो इसके बाद जो आता है एनर्जी लेवल के हिसाब से 2s के बाद आ जाएगा 2p, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2p, तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। उस हिसाब से फिर कार्बन देखेंगे तो वही 1s2 2s2 2p में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो p में मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 तक आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये 2p6 तक आएगा। तो उस हिसाब से 2p6 के बाद क्या आएगा, देन सोडियम में अगर हम गए 2p6 तो फिलअप हो चुका है, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद आ जाएगा 3s, तो 3s1 3s2, 3s फिलअप होने के बाद आएगा 3p, 3p में वैसे 1 से 6 तक फिलअप होगा, उसके बाद आ जाएगा 4s, 4s2 फिलअप हो गया, उसके बाद आ जाएगा 3d, 3d में 1 से 10 तक ये फिलअप होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब हम किस हिसाब से फिल कर रहे हैं, अबव प्रिंसिपल के हिसाब से। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 1 से 30, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास क्या है, उस सब के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया। ठीक है, तो प्रीवियस ये वीडियो के बाद प्रीवियस मैंने जितने भी वीडियो मतलब अपलोड किए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वो सब आप देख सकते हो। चैनल का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, और इस यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, कुछ कुछ क्वेश्चन और उसके मतलब सॉल्यूशन करवाऊंगी। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये जितना भी चीज़ें हमने पढ़ा उस बारे में, कुछ कुछ क्वेश्चन हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है।